हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूं। ऑफलाइन वाले पेपर जनवरी 2021 तक मैं सॉल्व करा चुकी हूं। अब मैं ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करा रही हूँ, जो पेपर ऑनलाइन हुए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? पहला है पेशावर और मालवा, दूसरा है पेशावर और मथुरा, तीसरा है पेशावर और वाराणसी, और चौथा है पेशावर और उज्जैन। तो कुषाणों ने जिन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था वह हैं पेशावर और मथुरा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। कुषाण कौन थे? तो कुषाण एक मध्य एशियाई जनजाति थे जिन्होंने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। इनकी शक्ति के दो मुख्य केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। पेशावर कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मथुरा उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और कुषाण काल के दौरान व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। तो आप लोगों को याद रखना है, दो शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था उन्होंने, पेशावर और मथुरा। पेशावर पाकिस्तान में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। और सी दिया गया है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो इस प्रश्न में तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। तीनों ही सही लिखे हुए हैं, ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर करता था जिसे जात कहा जाता था। तो मनसबदार मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल सही है। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। ये भी सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। तो मनसब एक श्रेणी निर्धारण प्रणाली थी जिसका उपयोग मुगलों द्वारा अपने अधिकारियों की पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए किया जाता था। तो मुगलों के द्वारा चलाई गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया? पहला है कंधार, दूसरा है मास्की, तीसरा है टोपरा और चौथा है कालसी। तो ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में अशोक के अभिलेख कंधार में पाए गए। पहला विकल्प इसमें सही है। तो अशोक एक मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। इनके जो शिलालेख हैं वह प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक सहित विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। ग्रीक और अरमाइक भाषा में अशोक के अभिलेख 1963 में कंधार में एक शिलालेख पर पाए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। मास्की कहाँ पर है? तो मास्की कर्नाटक का एक गांव है जहां अशोक का
लघु शिलालेख मिला था। तो मास्की के बारे में ये याद रखना है। टोपरा, यह भारत के हरियाणा का एक गांव है जहां अशोक का एक स्तंभ शिलालेख मिला था। और कालसी, यह भारत के उत्तराखंड का एक गांव है, यहाँ भी अशोक का एक शिलालेख मिला था। और यहाँ जो शिलालेख मिला था वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो आपको ये भी याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, लिखा है गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। पहला विकल्प है उय्याकोंडन उदययार के अभिलेख में, दूसरा है अकबरनामा में, तीसरा है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, और चौथा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मैथवर्ल्ड के वर्णन में। तो गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है अकबरनामा में। दूसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अकबरनामा को किसने लिखा है। तो अबुल फजल ने लिखा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन दिया गया है, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है और ये स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। पहला विकल्प इसमें सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो सबसे पहले तो बिरसा आंदोलन के बारे में जानना आवश्यक है। तो बिरसा आंदोलन एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह और सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। करिश्माई आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करने की मांग की। इसमें जो सही हैं वह बताने हैं। तो बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा का राज प्रतीक बनाया, ये गलत है। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, ये सही है। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, ये गलत है। और बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, ये भी सही है। बी और डी यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थीं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो इसमें लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत
थी। ये तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तीसरा है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया परंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। और चौथा है, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो औपनिवेशिक शिक्षा क्या है? तो औपनिवेशिक शिक्षा का तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा अपने शासनकाल के दौरान भारत में लागू की गई शिक्षा प्रणाली से है। इसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार हो और भारत में उनके शासन को कायम रख सके। तो अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की थी जो ये चाहती थी कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो उनके प्रति वफादार हो और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करें। तो इसका महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही लोगों ने इसका विरोध किया। औपनिवेशिक शिक्षा का पहला विकल्प इसमें सही है। महात्मा गांधी भी औपनिवेशिक शिक्षा के विरोधी थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? पहला विकल्प है श्री नारायण गुरु, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं की जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई, यह कथन राजा राम मोहन राय से जुड़ा है। चौथा विकल्प इसमें सही है। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? पहला विकल्प है सनातन धर्म सभा, दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी, तीसरा है भारत धर्म महामंडल और चौथा है सत्य शोधक समाज। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सत्य शोधक समाज। तो इसकी स्थापना 1873 में भारत के पुणे में ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और संगठन का उद्देश्य क्या था? समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराना, जिनमें निचली जातियां और महिलाएं भी शामिल थीं। चौथा विकल्प इसमें सही है। सनातन धर्म सभा के बारे में क्या याद रखना है? यह एक हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी यह विद्वान संगठन था जो भारत सहित एशियाई संस्कृतियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता था। भारत धर्म महामंडल यह हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य पूरे भारत में हिंदू धर्म को एकजुट करना और बढ़ावा देना था। इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं टीपू सुल्तान के बारे में।
तीसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शेर-ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। पहला विकल्प है A.O. ह्यूम, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा है रोमेश चंद दत्त और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। चौथा विकल्प इसमें सही है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। अब ये जो 3 विकल्प लिखे हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। और रोमेश चंद दत्त ये भारतीय सिविल सेवक और विद्वान थे जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र और इतिहास पर विस्तार से लिखा है। तो साथ में ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। पहला विकल्प इसमें सही है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में 5 प्रमुख नेताओं द्वारा की गई थी। तो भारत से थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटी के नेतृत्व में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, घाना के पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा द्वारा निर्देशित और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के अधीन। तो ये 5 प्रमुख नेता थे। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी और इन नेताओं को जिन्हें अक्सर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक पिता भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बृहस्पति के चारों ओर तो छल्ले दिखाई नहीं देते हैं, कभी भी चित्र में भी नहीं दिखाई देते। तो बृहस्पति की जो वलय प्रणाली है अन्य गैसीय ग्रहों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, इसीलिए ये कम संरचित होती है तो इसीलिए दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके चारों ओर छल्ले होते हैं इसीलिए। और शनि के चारों ओर तो छल्ले होते ही हैं, आपने देखा होगा क्यों। और ये काफ़ी जटिल छल्ले हैं। शनि के चारों ओर जो छल्ले हैं वो आसानी से दिखाई देते हैं, तो जटिल हैं ये इसीलिए दिखाई देते हैं। और यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय किस याम्योत्तर पर आधारित है? पहला विकल्प है 75 अंश 30 मिनट पूर्व, दूसरा है 78 अंश 30 मिनट पूर्व, तीसरा है 82 अंश 30 मिनट पूर्व और चौथा है 85 अंश 30 मिनट पूर्व। तो भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर पर आधारित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? पहला विकल्प है क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण, दूसरा है क्रमशः पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन, तीसरा है सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन और चौथा है सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो दिन रात
और ऋतुओं में परिवर्तन संभावित है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण। पहला विकल्प इसमें सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है शीतोष्ण वन और चौथा है उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चौथा नहीं, यानी कि इन्हीं तीनों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। केवल ए सही है इसमें, पहला विकल्प इसमें सही है। इन वनों की विशेषता क्या है? मध्यम वर्षा और चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों का मिश्रण है जो शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए। कथन ए में लिखा है ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। कारण दिया गया है पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं, बिल्कुल सही लिखा है। बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। और कारण में लिखा है पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती हैं। दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण हैं। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। तो मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है, ये सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, तो ये गलत है। ये केवल विशिष्ट मौसम के दौरान ही चलती हैं और इनकी दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है, इसीलिए बी गलत है। स्थल व समुद्र समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये स्थायी पवनें नहीं हैं, इनकी दिशा दिन भर में बदल सकती है, इसीलिए ये गलत है। केवल ए इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। ऑनलाइन वाले पेपर कराने के बाद ऑफलाइन वाले 2 पेपर बचते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगी। बस आप लोग ये वीडियो देख लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए मैंने ऑफलाइन वाले जनवरी 2021 तक के पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं ऑनलाइन वाले पेपर इसीलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, एसएसटी में अच्छे नंबर ला सकें आप लोग। इसके अलावा एनसीईआरटी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाई है। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 भी कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी क्लास 8 कंप्लीट होने वाली है और हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है। अगला प्रश्न दिया गया है, संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। लिखा है जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो संघनन के संदर्भ में बताने हैं कि कौन से विकल्प सही है। तो जलवाष्प संघनित होकर चौथा विकल्प इसमें सही है। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि? पहला विकल्प है यह वजन में हल्का है, यह अत्यधिक गर्म है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है इसीलिए इसका शिकार किया जाता है ऊन शाहतूश के लिए और यह अत्यधिक गर्म होता है। ए और बी इसमें सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। तो शाहतूश जो ऊन है ये तिब्बती मिरग के अंडरकोट से प्राप्त किया जाता है जिसे चिरू नाम से भी जाना जाता है। ऊन इतना महीन होता है कि एक शॉल बनाने में 3 से 5 जानवरों की ऊन लग जाती है। तो आप लोग समझ लीजिए कितना पतला होता है ये ऊन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो इसमें पहले में लिखा है नवीकरणीय संसाधन असीमित हैं और इन पर मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है क्योंकि नवीकरणीय संसाधन सीमित हैं और मानवीय क्रियाओं द्वारा ये प्रभावित हो सकते हैं। हुआ है अनवीकरणीय संसाधन की तुलना है। तो ए गलत है लेकिन बी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ये और लोगों के पास भी पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सेलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं? तो क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? आखनन करना होगा, ये पहले पे आएगा। उसके बाद विवृत खनन, फिर कूपकी खनन, यानी कि CAB पहला विकल्प इसमें सही है। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। आखनन क्या है? यह किसी खुले गड्ढे या सतह से चट्टानों या खनिज निकालने की प्रक्रिया है और ये खनन की सबसे आसान और सरल विधि है। तो ये तो हो गया आखनन जो पहले नंबर पर करना है। उसके बाद क्या है? विवृत खनन। तो इस विधि का उपयोग सतह के करीब स्थित खनिजों के खनन के लिए किया जाता है। कूपकी खनन क्या है? इस विधि का उपयोग सतह के नीचे गहरे खनिजों के खनन के लिए किया जाता है। तो इसीलिए ये क्रम होगा CA और B। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें से बताना है स्थानांतरी कृषि के संबंध में कौन से सही हैं। तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बिल्कुल हैं। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। A, B और C ही तीनों ही सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न। तो स्थानांतरी खेती जो है कृषि का ही एक रूप है जहां किसान भूमि के एक टुकड़े को साफ करते हैं, वनस्पतियों को जलाते हैं और राख को मृदा में ही मिला देते हैं ताकि मृदा उपजाऊ बन सके। उसके बाद जब इस क्षेत्र की जो मृदा है उस अनुपजाऊ हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो इसीलिए इसे स्थानांतरी कृषि कहते हैं। और कर्तन और दहन क्यों कहते हैं?
काट कर जलाना, जो खरपतवार होता है, वनस्पति होती है, उसे काट कर वहीं जला दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्रमशः, दूसरा है दक्षिण अमेरिका और कनाडा क्रमशः, तीसरा है अमेजन बेसन और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः, और चौथा है कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। तो प्रेयरीज जो हैं ये कनाडा में स्थित हैं और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। ये घास के मैदान हैं, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पहला है पंजाब और तमिलनाडु, दूसरा है केरल और लद्दाख, तीसरा है असम और हरियाणा, और चौथा है गुजरात और तेलंगाना। तो अतीत में अरबी और चीन व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव में दूसरा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है? पहला है मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद, दूसरा है योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, तीसरा है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, और चौथा है पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं राज्य के प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये भारत के पहले नागरिक होते हैं। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, सीटेट में ही प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो भारत का पहला नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। पहला विकल्प है संघवाद, दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, और चौथा है संसदीय शासन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, संघवाद। संघवाद एक शासन व्यवस्था है जहां सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आई प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? पहला है, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। दूसरा है, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। तीसरा है, जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। और चौथा है, वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। तो प्रवासी मजदूर की अवस्था को दर्शा रहा है दूसरा विकल्प कि राजन ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है।
तो ये एसएसटी के ऑनलाइन वाले पेपर के क्वेश्चन थे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।